ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम। जो भी जीएनएम के बच्चे हैं उनको न्यूज़ मिल गई होगी बाबा फरीद के लिए कि 120 पोस्ट है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है, जिसकी स्टार्टिंग जो डेट थी वो थी 7 जुलाई और जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। फार्म आपने अगर भर दिए हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो तो अपनी सीट अभी बुक करें उड़ान नर्सिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से, जो कि लाइव और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई है, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट हुई थी। लिमिटेड बैच है क्योंकि क्रैश कोर्स है ये, इसलिए 50 का ही बैच हमने रखा है, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे क्योंकि 120 में से हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से एटलीस्ट 40% बच्चे जो हैं यहाँ से निकले। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पोस्ट के लिए। और अभी आप तो आज का पहला टॉपिक है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का, वो है ऑन्कोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे। दोनों बाहर चले जाओ। वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो फेस इधर कर दो। ऑन्कोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है आपने? ऑन्कोलॉजी पता है? कैंसर की जिसके अंदर स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। अब कैंसर क्या है? बॉडी के अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन हेल्थी सेल होता है जो हेल्थी बॉडी में आपके है या मेरे है, उसके अंदर किसी भी फैक्टर की वजह से मैलिग्नेंसी आ जाती है, तो वो मैलिग्नेंट सेल क्या होता है कि वो जो कैंसर सेल है उसको भी अपने जैसा बना देता है। कैंसर सेल क्या है? अनफंक्शनल सेल होता है, कोई काम नहीं करता वो, उसको स्टेम सेल भी बोला जाता है। ये मैं भी आपको लिखाऊंगा। तो हम जो है आज इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहला बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट। ये सेल होता क्या है? दूसरा है वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। वार्निंग साइन का मतलब कि हमें पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है कि कैंसर हो। और तीसरा है ग्रेडिंग, स्टेजिंग और TNW। ये तीन चीजें हैं जो हम इसमें करेंगे। और उसके बाद में है डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस का सिंबल होता है ऐसे, आपको तो पता होगा जो हॉस्पिटल में करते हैं। उसके बाद में है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है मेडिकल, एक होता है सर्जिकल। मेडिकल के अंदर किसी मेडिसिन के द्वारा उसको ट्रीट किया जाए तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट में आएगा। सर्जिकल का मतलब होता है बॉडी में किसी प्रकार का इंसिजन लगेगा, या तो इंसिजन लगेगा या एक्सटर्नल चीज बॉडी के अंदर जाएगी, उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट में बोला जाता है। तो इसका दूसरी चीज आ गई सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये चार चीजें जो है वो हम आज इस सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। पहला बिनाइन मैलिग्नेंट।
जो भी सेल होता है ना उसके ऊपर एक लेयर होती है। ये जो सेल है ये अनकैप्सुलेटेड सेल होता है। और ये जो होता है कैप्सुलेटेड सेल होता है। अनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है कि इसके ऊपर वो लेयर नहीं होती, क्योंकि ये हेल्थी सेल है तो ये किसी और की बाउंड्री के अंदर नहीं जाता, इसलिए अनकैप्सुलेटेड बोला जाता है। ये कैप्सुलेटेड होता है, जब मैलिग्नेंसी आ जाती है तो वो अपनी बाउंड्री को छोड़ के जो दूसरी बाउंड्री है उनको भी कवर करना चालू कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड सेल। और एक इसके अंदर चीज होती है इनवेडनेस, इनवेडनेस, इनवेडनेस। इसके अंदर दूसरी बाउंड्री में जाने की इच्छा नहीं होती, ये जिस ऑर्गन में है, फॉर एग्जांपल कोई सेल लीवर में है तो वो लीवर में ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि लीवर के जो पास का जो एरिया है उसको भी साथ साथ में कवर है। इसके अंदर ये रोल इसके अंदर होता है, ये दूसरों में चला जाता है। नेक्स्ट, नोट रिकरेंट, और ये होता है रिकरेंट। ये रिकरेंट नहीं होता। रिकरेंट का मतलब होता है कि ये सेल अपने बॉडी के अंदर क्या है कि हर जो चीज है उसकी एक टाइम लिमिट है, टाइम के बाद में जैसे बोलते हैं स्किन पे जैसे मौसम चेंज हो जाए तो स्किन उतरती है, वो क्या डेड हो जाता है स्किन, वो सेल डेड हो जाता है तो वो उतर जाती है, उसकी जगह नई आ जाती है। सेम चीज ही इसके अंदर होती है। ये रिकरेंट नहीं होता, ये रिकरेंट होता रहता है, ये नया बन जाएगा, ये सेल ही नया बनेगा, बट ये अपने जैसे सेल को नया बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकरेंट सेल। उसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा मेटास्टेसिस। ये नोट मेटास्टेसिस सेल होता है और ये मेटास्टेसिस सेल होता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है अबनॉर्मल ग्रोथ इन द सेल और टिश्यू। अगर किसी टिश्यू के अंदर या किसी सेल के अंदर अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब है कि वहां पे मेटास्टेसिस हो रहा है। मेटास्टेसिस अगर बोला जाए तो कैंसर की पहली स्टेज होती है मेटास्टेसिस, और जब भी किसी पर्सन में कैंसर फाउंड आउट होता है तो वो 4th स्टेज के अंदर कैंसर फाइंड आउट होता है। पहली स्टेज में पता ही नहीं चलता। अगर यहाँ पे हम बैठे हैं, हमारे बॉडी में भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हमें नहीं पता होगा, क्योंकि वो अपना कोई रोल नहीं करता, वो नॉर्मल फर्स्ट स्टेज के अंदर बैठा रहता है। ये दूसरे ऑर्गन्स के अंदर नहीं फैलता, ये दूसरे ऑर्गन्स के अंदर फैलता है। दो तरह से फैला जाता है। पहला, इसके द्वारा ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, और दूसरा लिम्फ नोड के द्वारा। लिम्फ नोड हमारी हर बॉडी में पाया जाता है। लिम्फ नोड का काम क्या होता है, एक झिल्ली होती है जिसका बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल का जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने का काम करता है। ये दो तरह से फैला जाता है, लिम्फ नोड के द्वारा और ब्लड के द्वारा। जो ब्लड के द्वारा फैलता है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कोई कैंसर ब्लड के द्वारा फैलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, बट मेन मतलब होगा, इसको बोलते हैं हीमोजेनेसिस। हीमोजेनेसिस, हीमो का मतलब कहीं पे भी क्वेश्चन में आंसर में हीमो आता है लिखा हुआ तो हीमो का मतलब होता है ब्लड। सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं लिखा आता है कार्डियो तो कार्डियो का मतलब है हार्ट। अगर कहीं लिखा आता है नेफ्रो तो उसका मतलब है किडनी।
ठीक है। अगर कहीं लिखा आता है रेस्पिरेटरी तो उसका मतलब है लंग्स। इसका सिंपल सा लॉजिक है इसको याद करने का। ओके, ये अपना पहला जो पॉइंट था बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का टॉपिक जो है यहाँ पे कवर हो गया। इसके अंदर इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, वार्निंग साइन के ऊपर। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है हाइपरट्रोफी और एक होता है हाइपरप्लेजिया। दो चीजें होती है, हाइपर और एक होता है हाइपो। हाइपर जहां भी आएगा उसका मतलब है ज्यादा, और हाइपो जहां भी आएगा उसका मतलब है कम। तो हाइपरट्रोफी अगर कहीं आता है तो इसका मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। अगर किसी चीज का साइज इंक्रीज होता है तो उसको बोला जाएगा हाइपरट्रोफी। और अगर कहीं पे आता है हाइपरप्लेजिया तो इसका मतलब होता है इंक्रीज नंबर, इंक्रीज नंबर। हाइपरट्रोफी इंक्रीज इन साइज और हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन नंबर। ये दोनों चीजें जो है ये बिनाइन ट्यूमर में भी होती है, ये दोनों चीजें। बट हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कैंसर है, ये हो सकता है। तो कौन से में होता है? फॉर एग्जाम्पल बीपीएच सुना होगा आपने, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी मेल में होती है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी क्या होता है? साइज में इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हम यहां क्या नहीं करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि ये कैंसर है। ये बिनाइन के अंदर भी हो सकता है। तो ये बीपीएच एक डिजीज है, उसके अंदर ये होता है। इसकी फुल फॉर्म है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, मेल में ये होती है। ओके उसके बाद में आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है, तो सेल का सारा काम न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस और सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जो उसके न्यूट्रिएंट का सारा काम करता है, वह साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर जब बन जाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो इनका एक रेशियो है, न्यूक्लियस बिनाइन के अंदर इनका रेशियो है 1:6 और मैलिग्नेंट के अंदर इसका रेशियो है 1:1। बिनाइन में एक न्यूक्लियस है, 6 साइटोप्लाज्म होगा। बट जब वो सेल का स्ट्रक्चर सारा सिस्टम चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस एक है, ये भी कम हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन की वजह से वो अनफंक्शनल हो जाता है। अनफंक्शनल जैसे अपने नॉर्मली बात करें, अगर बॉडी के अंदर जो डेली की न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए, फैट चाहिए, कार्ब चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, अगर हम 2-3 दिन इसको स्किप कर दें तो हमारी बॉडी क्या है कि जितना वर्क करती है उतना कर नहीं पाएगी, मजबूरी में काम करेगी, वो अनफंक्शनल होती है। तो इसकी वजह से ये अनफंक्शनल होता रहता है।
अब हम बात करते हैं वार्निंग साइन। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। वार्निंग का मतलब चेतावनी। बॉडी के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अननेचुरल चीज अगर बॉडी में होगी तो बॉडी सबसे पहले आपको इंडिकेट करेगी, चेतावनी देगी कि फॉर एग्जाम्पल फीवर होता है तो फीवर अच्छी बात है या बुरी बात है? बॉडी में अपने फीवर हो जाता है तो ये अच्छा है या बुरा है? और कम हो तो अच्छा है। गर्मी में जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, फीवर हो गया, तो बॉडी ने उस कंडीशन में क्या साइन दिया था? बॉडी ने साइन दिया ना कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई है, बॉडी के अंदर पानी की कमी है, इसलिए वो फीवर हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने यहाँ से स्किन चेक किया, स्किन चेक करते हैं ना ऐसे, जिससे पता चल जाता है कि ड्रिप लगा देते हैं, नॉर्मल सलाइन डीएनएस जो भी है वो नॉर्मल हो जाता है। या बॉडी से आप लिमिट से ज़्यादा वर्क ले लो तो क्या होगा? फीवर हो जाएगा। तो बॉडी ने साइन दे दिया कि टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इसको रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए छोड़ दो। तो आप क्या करते हो? पैरासीटामोल लेते हो, सो जाते हो, फीवर उतर जाता है। ठीक है, तो बॉडी में कुछ भी होगा वो एक प्रकार का साइन देती है। तो सेम उसी प्रकार से कैंसर के कुछ वार्निंग साइन है, वो अगर हम पहले से डिटेक्ट कर लें तो पेशेंट को लास्ट स्टेज तक जाने से रोक सकते हैं, उसको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी पे को बचाया जा सकता है। वो है क्वेश्चन। पहला चेंज इन बोल और ब्लाडर हैबिट। फॉर एग्जाम्पल बोल का पर्सन नॉर्मल था, बट चलते चलते कौन डायरिया होना स्टार्ट हो गया, कोई पेन नहीं था, कोई फीवर नहीं था, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं, कोई टेबलेट नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, नॉर्मल हेल्थी था, बट सडनली डायरिया स्टार्ट हो गया। या बहुत लॉन्ग टर्म रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन होना चालू हो गया, तो ये बाउल मूवमेंट है। ब्लाडर मूवमेंट, हेमेचूरिया, अब यहां पे हिमा आ गया मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिन, जहां भी यूरिया शब्द आ गया, यूरिन ही एक प्रकार का यूरिया है, और यूरिया एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से किडनी बाहर निकालती है, तो इसको हेमेचूरिया बोला जाता है। ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको हेमेचूरिया है, वो एक ब्लाडर हैबिट है। या इनमेक्चुरेशन, पूरा ब्लाडर खाली नहीं होगा, थोड़ा सा यूरिन पास होगा फिर नहीं होगा, ये कंडीशन अगर होती है
तो ये पहला वार्निंग साइन है कैंसर का। उसके बाद में आते हैं, ये लिख लिया आपने, sore throat that doesn't heal। सोर थ्रोट का मतलब गले में, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि गले में कुछ चीज है, होता कुछ नहीं है। आप बार बार कफ करते हो उसको बाहर निकालने का, बट होता कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो झिल्ली होती है वो थोड़ी सी स्वेलिंग होने लग जाती है, तो वो सोर थ्रोट है जो किसी भी मेडिसिन से हील ही नहीं होता। नॉर्मल आप पानी पियोगे तो सही हो जाएगा, या सर्दियों के अंदर टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो जाता है तो टेबलेट लेते हैं तो सही हो जाता है। इस कंडीशन में ऐसा सोर थ्रोट होता है कि जो हील होता ही नहीं है किसी भी मेडिसिन में। तो ये इसका सेकंड वार्निंग जो है साइन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, अनयूजुअल ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी। बॉडी की जो ओपनिंग है, रेक्टम है, जेनाइटल ऑर्गन है, नोज है, माउथ है, वहां से अनयूजुअल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, ब्लीडिंग आना चालू हो जाएगा। नोज से आ गया, माउथ से आ गया, रेक्टम से आ गया, यूरिन वाली जगह से आ गया। तो ये अनयूजुअल जो ब्लीडिंग है ये भी इसका मेन वार्निंग साइन है, क्योंकि और किसी भी डिजीज में ऐसे कंडीशन होती नहीं है, कैंसर के अंदर ही ऐसी चीज होती है, क्योंकि ये उस ऑर्गन को अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेता है। तो इन्वॉल्व करने से सबसे पहले जो के फैक्टर है, जो क्लोटिंग फैक्टर है, वो डिस्टर्ब होता है। कैंसर का काम क्या है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको क्रैप्ट कर देता है ये। फॉर एग्जाम्पल पीसी में या मोबाइल में कोई वायरस आता है, कोई ऐप ओपन करते हो तो ओपन होती नहीं है, ऐप ओपन होती है तो धीरे धीरे ओपन होती है, ओपन होगी तो क्लोज नहीं होती। तो सेम चीज ये बॉडी के साथ में करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करना चालू कर देता है। तो फिर ये वार्निंग साइन है जो इसके स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद में आते हैं थिकनिंग। थिकनिंग बोल दो, स्वेलिंग बोल दो, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी पार्ट में थिकनेस हो जाएगी, स्वेलिंग होने चालू हो जाएगी, चाहे बॉडी का वो कोई भी पार्ट है, चाहे वो हाथ है, पैर है, कोई भी पार्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेल जो है वो एक्यूमुलेट होने लग गए, हार्डनेस आने लग जाएगी। हार्डनेस आने का ही मतलब ये है कि किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिएंट आ ही नहीं रहा उस जगह पे, उस जगह को इफेक्ट कर दिया। तो ये थिकनिंग, स्वेलिंग, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद में आते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, कुछ भी खाएगा, कुछ भी खाएगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डायरिया उसको हो जाएगा या वोमिट कर देगा, वो इनडाइजेशन होगा। और उसके बाद में आते हैं obvious change in what or color of mole।
कलर मोल, तिल को मोल बोलते हैं। तो जो तिल होता है उसका सेम कलर होता है, बट उसके अंदर वो तिल चेंज हो जाएगा। और मोल जिसको मस्सा बोलते हैं, वाट इंग्लिश में वाट बोलते हैं, उसका भी कलर चेंज हो जाएगा और ओब्वियस होगा। ओब्वियस का अब यहाँ पे इसने बोल दिया ना ओब्वियस, ओब्वियस का मतलब होगा ही होगा। उसके बाद में आते हैं एन, ये हो गया सारा। नैगिंग और होर्सनेस कफ, नैगिंग एंड होर्सनेस कफ, ये कब होगा? ये कंडीशन होगी जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा है? लोअर कौन सा है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, माउथ, थ्रोट, लैरिंग्स, कौन? फेरिंग्स, ये सारे अपर में आते हैं। उसके बाद में ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोली, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है। तो अपर के अंदर किसी प्रकार का यहाँ पे हो गया तो नैगिंग कफ, नैगिंग कफ का मतलब होता है जोर जोर से खांसना, जोर जोर से, होर्सनेस, या इसको डॉगी स्टाइल कफ भी बोला जाता है, कुत्ता हांफता है ना जैसे, उस प्रकार से ये नैगिंग कफ होती है। और उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू एंड एस, वो नीचे लिखा नहीं गया था इसलिए ये नीचे का दो है, सेकंड लास्ट यू है और लास्ट वन जो है वो है एस। यू का मतलब होता है अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया। इसको अनीमिया हो जाएगा, बहुत ही भयंकर कंडीशन का। बॉडी के अंदर जो आरबीसी प्रोड्यूस होता है वो होना ही बंद हो जाएगा और इसको अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया हो जाएगा, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 3 महीने पहले इसका ग्राम जो ब्लड था वो 7 ग्राम था, बट 3 महीने के बाद में ब्लड जो है वो 5 ग्राम है। अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया बोलते हैं उसको। और उसके बाद में आता है एक्सट्रीम वेट लॉस, एक्सट्रीम वेट लॉस, एक्सट्रीम और सडन भी आप इसको बोल सकते हो। खासकर ये जो कंडीशन है ये ओवरियन कैंसर में देखी जाती है। सडन और एक्सट्रीम वेट लॉस जो है वो ओवरियन के अंदर देखी जाती है। हो गया, ये समझ आ रहा है? नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट, ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है ग्रेड करना किसी को। ग्रेड कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने जब एग्जाम दिया था जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, तो कॉपियां इकट्ठी हुई थी, आपको मार्क्स कैसे मिले थे? जो भी ग्रेडिंग मतलब कॉपियां जब आप चेक हुई थी तभी तो आपको मार्क्स मिले थे। अगर आपकी कॉपियां ही नहीं चेक होती तो कैसे मार्क्स मिलते? भी किसी को 70, किसी को, आपकी कॉपियां एग्जामिन हुई थी तब आपको मार्क्स मिले थे। तो ग्रेडिंग का मतलब होता है एग्जामिन। और एग्जामिन कहाँ करते हैं? लैब में। और कैंसर की बात करें तो इसमें एग्जामिन किस चीज का करेंगे? ट्यूमर का। इसमें ट्यूमर का एग्जामिन हम यहां पे करेंगे। और ये क्यों करेंगे? इसमें हमारा क्या पर्पज होगा?
इसमें हमारा पर्पज होगा सेल, जो सेल है जिसका ट्यूमर बना है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, उसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट किस में करेंगे? साइज में और नंबर में, साइज में और नंबर में हम इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, क्योंकि बिनाइन और मैलिग्नेंट सेल के अंदर अगर फाइंड आउट किया जाएगा तो इन दो ही चीजों पे किया जाएगा, साइज और नंबर और अपीयरेंस, दिखता कैसे है, साइज कितना है, नंबर कितने हैं, दिखता कैसे है, तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि ये बिनाइन सेल है या ये कैंसर सेल है। इसके अलावा कोई उसका दूसरा उपचार होता नहीं है। तो बिनाइन जो होता है ये जो है ये नॉर्मल फंक्शनल सेल है, ये अपना काम जो है ये आराम से अपना काम करता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको नॉर्मल सेल बोला जाता है। जब मैलिग्नेंट सेल की चपेट में जब ये आ जाता है, मैलिग्नेंस क्या, अब ये मैच्योर सेल है एकदम, ये इसको अपना काम पता है पूरे फंक्शन, ये इसलिए इसको नॉर्मल फंक्शनल सेल, मैच्योर सेल बोला जाता है। जब ये मैलिग्नेंट सेल के संपर्क में जब आता है तो ये इनमेच्योर होना लग जाता है, इनमेच्योर होने का लगता धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, डेड होने लग जाता है। कोई सेल या टिश्यू डेड होता है तो उसको बोला जाता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल, डेथ ऑफ टिश्यू। जब ये इनमेच्योर हो जाता है तो ये कन्वर्ट होता है नॉन फंक्शनल सेल, जो होता है मैलिग्नेंट सेल। मैलिग्नेंट सेल और इसको कैंसर सेल भी बोला जाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विच वन इज ए स्टीम सेल, या इनमें से कैंसर सेल कौन सा है, तो उसमें कई होंगे, तो जो अनफंक्शनल जो सेल है उसको बोला जाता है स्टीम सेल। नॉर्मल सेल से जब अब नॉर्मल सेल बनता है, बिनाइन से मैलिग्नेंट ट्यूमर जब बनता है, उस प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन
और ये जो सेल बन गया है इसको ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं ओन्गोजेनेसिस। ओन्गोजेनेसिस, ओन्गोजेनेसिस, ओन्गोजेनेसिस बोल लो, स्टीम सेल बोल लो, नॉन फंक्शनल सेल बोल लो, मैलिग्नेंट सेल बोल लो, कैंसर सेल बोल लो। अब इसमें 1 2 3 4 इसमें ऑप्शन हो गए। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, बट आपको पता है नॉन फंक्शनल सेल कौन सा है, कैंसर सेल, स्टीम सेल कैंसर सेल, ओन्गोजेनिस किसको बोलते हैं, कैंसर सेल को। जो सेल काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल होता है, इमेच्योर हो जाता है, स्टीम सेल हो जाता है, उसको ओन्गोजेनेसिस बोला जाता है। तो आपने ये पढ़ा है तो आप वो राइट आंसर जो है क्लिक वहां पे कर दोगे। जब कोई सेल नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ जाता है, वो एक ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर जाता है, उसको ग्रेड में डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है ग्रेड 1, फिर आता है ग्रेड 2, फिर आता है ग्रेड 3 और फिर आता है ग्रेड 4। इसको बोलते हैं माइल्ड, थोड़ा सा अलग होता है, प्रकार थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको बोल देते हैं डिफरेंट। और बोला जाता है डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया पहली कंडीशन को। उसके बाद में आता है सेकंड, इस कंडीशन को बोलते हैं मॉडरेट, और बोला जाता है मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है, पता है आपको, अगर अबनॉर्मल सेल प्रेजेंस है नॉर्मल सेल में तो उस कंडीशन को बोलेंगे डिस्प्लेसिया। प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल सेल, प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल सेल, मान लो कि ये सेल है और इसमें थोड़ी सी प्रेजेंस है, यहाँ पे सेल इतना बड़ा है बट इतनी सी जगह में इसको प्रेजेंस है, अबनॉर्मल सेल प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे डिस्प्लेजिया। मतलब जो हेल्थी सेल है उसके अंदर थोड़ा सा अबनॉर्मलिटी है, तो उसको, ये नहीं कि कैंसर हो गया, कैंसर नहीं हुआ अभी तक, थोड़ी सी प्रेजेंस है उसकी, इसलिए इस कंडीशन का नाम दे दिया डिस्प्लेजिया। माइल्ड था, फिर थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, ये डिस्प्लेजिया था, ये थोड़ा सा डिस्प्लेजिया है। अब आती है थर्ड स्टेज, इसको बोला जाता है पुअरली डिफरेंशिएटेड। इसका मतलब समझ गया डिफरेंशिएटेड का क्या?
इस कंडीशन में क्या था, माइल्ड था, डिफरेंट किया जा सकता था। मैं आप दोनों में डिफरेंट कर सकता हूं कि आप हो, आप हो। इस कंडीशन में क्या कि थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो गया डिफरेंट करना, यहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया डिफरेंट करना। पुअरली डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड किसके अंदर हो रहा है, बिनाइन और मैलिग्नेंट सेल के अंदर डिफरेंट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब ये तो मैलिग्नेंट सेल जब बिनाइन सेल को पूरा कवर अप कर लेता है तो पता नहीं चलता कि अच्छा सेल कौन सा है, बुरा सेल कौन सा है। ये इसकी थ्योरी में जब ट्रीटमेंट पे जाएंगे तब आपको बताया जाएगा। तो ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है और इस कंडीशन को बोलते हैं सीवियर डिस्प्लेजिया। सीवियर डिस्प्लेजिया। उसके बाद में आते हैं स्टेज 4, न्यू टाइप ऑफ सेल हैज बीन क्रिएटेड नोन एज कैंसर सेल। स्टेज 4 के अंदर हमें पता चलता है कि एक नया सेल बॉडी के अंदर डेवलप हो गया है जिसको कैंसर सेल है। अब वैसे हम बात करते हैं, क्योंकि जो पहले मैंने आपको वार्निंग साइन जो बताए थे, नॉर्मली जो भी पर्सन है, क्योंकि ये जो बेल्ट है इसको मालवा बेल्ट बोलते हैं, आपके बठिंडा से ट्रेन भी जाती है बीकानेर पीबीएम में, जिसको कैंसर ट्रेन बोला जाता है। सबसे ज़्यादा कैंसर बेल्ट ये एरिया के अंदर होता है, ये बठिंडा, मलोट, हबोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारा एरिया। जो पहले मैंने आपको वार्निंग साइन बताए थे, ये सारे वार्निंग साइन उस पर्सन में डेवलप होते हैं, बट हम क्या है कि उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कैसे कर दिया, अगर किसी को डायरिया हुआ तो डॉक्टर के मेडिसिन ले लिया, मेडिसिन से एक बार वो सही हो गया, वो बीमारी को आपने एक बार रोक दिया कुछ समय के लिए। किसी को हेमेचूरिया हुआ, पानी ज़्यादा पिया, एक बार वो सही हो गया, वो क्या हम उसको क्लिनिकली सही कर लेते हैं। बट बॉडी ने वार्निंग साइन पहले दिया था कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो रही है, आप इसको करो, बट हमने नहीं किया। उसके बाद में इस स्टेज पे आने के बाद में सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है बॉडी में, तब जाके पता चलता है कि इनको ओवरियन कैंसर है, लंग कैंसर है, लीवर कैंसर है, कोलन कैंसर है, स्टोमक कैंसर है, ये सारी चीज़ें बाद में। और यहाँ पे आने के बाद में फिर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बिगड़ जाती है। उनको नॉर्मली कंडीशन से सही करने की अगर कोशिश करें तो वो हो नहीं पाती। ठीक है, अब एक चीज होती है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया, ये आपको मैंने बताया था, डिस्प्लेजिया, प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल सेल, डिस्प्लेजिया, नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया को बोलते हैं अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, abnormal and uncontrolled growth of cell। abnormal and uncontrolled growth of cell। उसके बाद में एक और है एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया नॉन फंक्शनल स्टेम सेल कैंसर सेल, जितने भी नाम दिए जा सकते हैं, कैंसर सेल को ही एनाप्लेजिया यहां पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है अपनी चीज स्टेजिंग।
स्टेजिंग सुना होगा ना आपने, कैंसर की 4th स्टेज पता चला, कैंसर की 3rd स्टेज पता चला। वो हम स्टेज जो है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब स्टेज का मतलब क्या होता है क्लिनिकल यूज के अंदर। स्प्रेड, और इसको बोला जाता है इनवेडिनेस। इनवेंडिंगनेस कि कहां तक ये फैल गया है। और इनवेडिनेस से होता है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल सेल है, ये मैलिग्नेंट सेल है। अब ये क्या है, थोड़ा सा फैल गया ये, इस कंडीशन को बोलते हैं इनवेडिंगनेस, स्प्रेड होना। आसपास का जो एरिया कवर करते हैं उसको इनवेडिंगनेस बोलते हैं। स्टेजिंग क्लिनिकल यूज में स्प्रेड को फाइंड आउट करने के लिए इस चीज का यूज जो है वो किया जाता है। मजा आ रहा है? अगर ब्रेक लेना हो 5 मिनट का तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 0। स्टेज 0 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है इन सेटू स्टेज कौन सी होती है और स्टेज 0 कौन सी, किसको बोला जाएगा? तो इसको इन सीटू स्टेज बोला जाता है। इन सीटू स्टेज बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, मैलिग्नेंट सेल, मैलिग्नेंट जो सेल है उसके सारे गुण हैं इसके अंदर, उसका प्रभाव सब कुछ वैसा है, बट ये इन्वेडिंगनेस नहीं हो रहा। इन्वेडिंगनेस का मतलब ये फैल नहीं रहा, अपनी जगह है। गुण सारे इसके अंदर मैलिग्नेंट सेल वाले हैं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैलिग्नेंट सेल के हैं, बट ये सेल अभी भी बिनाइन है, अभी बिनाइन ही है, मैलिग्नेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ ये। अब आता है स्टेज 1। स्टेज 1 इनवेड इन अदर सेल, स्प्रेडिंग हो रहा है ये, इन्वेड का मतलब समझ गए, किसी दूसरे सेल के अंदर जाना। इन्वेड तो हो रहा है, ये दूसरे सेल में जाके फैल रहा है, बट वहां पे ग्रो नहीं कर रहा है ये। सपोज ये सेल है, ये भी सेल है, ये बिनाइन है, ये मैलिग्नेंट है, ये इसके अंदर आ गया, इसकी लिमिट को टच कर लिया इसने, बट अब फैल नहीं रहा, उसको पूरे को कवर अप नहीं कर रहा, उसको इन्वेड इन अदर, इसको स्प्रेडिंग बोलते हैं, किसी में जाने को, बट वहां पे ये क्या कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है ये स्टेज 1 है। स्टेज 0 थी, सारे गुण हैं उसके अंदर, बट सेल अभी भी
नॉर्मल हेल्थी सेल है। स्टेज 1 में गुण तो पहले थे इसके अंदर, अब ये क्या कर रहा है, दूसरे में इन्वेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, बट ग्रो नहीं कर रहा। टच कर लिया बट उसको पूरा कवर अप इसको नहीं कर रहा। तो इसके अंदर क्या लोकलाइज ग्रोथ ऑफ ट्यूमर होती है। लोकलाइज्ड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। लोकलाइज का मतलब हो गया, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ये लोकल मेरे लिए लोकल एरिया हो गया। अगर इससे मैं नीचे उतरूंगा तो मैं आपकी बाउंड्री के अंदर आ गया, ये लोकलाइज एरिया होता है। लोकलाइज एरिया में ये ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, इस प्रकार से लोकलाइज एरिया के अंदर ग्रोथ कर रहा है ये, बट इन्वेड इसके अंदर नहीं होता। उसके बाद में आती है, लिख लिया आपने ये, स्टेज 2। स्टेज 2 इसको बोलते हैं लिमिटेड लिमिटेड स्प्रेडिंग स्टार्टेड। वो कैसे होएगी, वो ऐसे होएगी। अब इसके स्टेज 1 में क्या, स्टेज 0 में क्या था, उसमें गुण थे बट ना तो वो ग्रोथ कर रहा था, ना साइज में इंक्रीज था, नॉर्मल पड़ा था। स्टेज 1 में क्या किया, दूसरी जगहों को कवर अप करने लग गया ये स्टेज 1 के अंदर। अब स्टेज में 2 क्या कर रहा है, ये ग्रो करने लग गया। इसको स्टेज 2 बोला जाता है। और ये स्प्रेड कहां कैसे होता है, लिम्फ नोड के द्वारा। लिम्फ नोड के द्वारा जो है ये फैलता है। हो गया। अब आती है स्टेज, कौन सी, स्टेज 3। यहां पे क्या होता है, रीजनल स्प्रेड। रीजनल स्प्रेड, रीजनल स्प्रेड का मतलब हो गया ये लीवर है, ये एरिया लीवर। हेलो, हाँ जी, 2 चाहिए जी, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल ये लीवर है, ये रूम जो है ये लीवर है, और ये जो ऑफिस है पास वाला ये है गाल ब्लाडर। ठीक है, पहले तो क्या है, एक दूसरे की एरिया में फाउंडेशन हो रहा था, अब क्या है कि ये लीवर है, वो कैंसर सेल कहां पाया गया, गाल ब्लाडर में। अब वो क्या करेगा, इसके एरिया को कवर अप करने लग जाएगा। समझ आ रहा है ना, ये है लीवर
और ये है गोल ब्लाडर। तो स्टेज 0 में अब अपने तीनों स्टेज इसी के अंदर यहाँ पे आप समझ लेते हैं। स्टेज 0 में क्या था, यहाँ पे था कोई ग्रोथ नहीं, कोई साइज नंबर नहीं, सिर्फ गुण मैलिग्नेंट सेल के थे। ये कैप्सुलेटेड था, बिनाइन सेल एंड अनकैप्सुलेटेड होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब इसको चेक किया तो ये कैप्सुलेटेड है, अनकैप्सुलेटेड नहीं है। गुण सारे मैलिग्नेंट वाले, बट इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, नॉर्मली पड़ा है। स्टेज 1 में क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड, इन्वेडिंग चालू कर दी इसने, इन्वेडिंग का फैलना। उसके बाद में स्टेज 1 में इसने क्या किया था, जो और भी सेल थे उनको इन्वॉल्व कर लिया इसने। स्टेज 2 में क्या हो गया, दूसरे की बाउंड्री से निकलना चालू हो गया, यहां पहुंच गया। और स्टेज 3 में क्या किया, लीवर का भी कुछ पार्ट जो है उसके अंदर भी हो गया। तो इसको इसलिए बोला था रीजनल स्प्रेड, दूसरे ऑर्गन को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया। अब ये क्या करेगा, गाल ब्लाडर है तो साइटिक डक्ट को भी ले जाएगा, ठीक है, ये जीबी था, लीवर को भी ले गया, ये साइटिक जो डक्ट निकलती है उसको भी ले लेगा। हिप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट है, हिप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट है, उसको अभी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद में इसके आसपास का जो एरिया कौन बच गया, इसके आस का एरिया बच गया ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, उसको भी ये अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेगा ये। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब हम चलते हैं वार्निंग साइन के ऊपर। अब लीवर पे आ गया ये, लीवर का क्या काम है, एंजाइम सीक्रेट करता है जिससे पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फैटी लीवर होना चालू हो जाएगा, पेशेंट का ओटीपीटी इंक्रीज हो जाएगा, जो खाएगा डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, डायरिया था ना उसमें, बोवल मूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट्री बोवल मूवमेंट, डायरिया हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर आ गया ना ये, तो इसने तो वार्निंग साइन पहले दे दिया था, वो हमने इग्नोर कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये तो आधा लीवर तो हो गया, तो उसको बोले लीवर कैंसर हो गया। समझ आ गई आपकी बात। तो इस से नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेज 4। यहां पे सीधा बोला जाता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है बताया था मैंने, लिखा भी था। अब नॉर्मल सेल ग्रोथ, तो इसको यहां पे डिक्लेयर हो जाता है कि कैंसर स्टेज 4, क्या बोलते हैं कैंसर लास्ट स्टेज। अब ये फैलता कैसे है, जो यहां पे क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला फैलता है ब्लड के द्वारा, ठीक है जी, और दूसरा है
किसके द्वारा? लिम्फ नोड के द्वारा। अब इसमें क्वेश्चन ये पड़ता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बहुत जल्दी तरीके से, अर्ली तरीके से कैंसर कौन से रूट के द्वारा फैला जाएगा, तो अर्ली तरीका है लिम्फ नोड, और कॉमन तरीका है ब्लड। क्योंकि ब्लड को तो पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा ना, वो तो एक रूट जो बना हुआ है ब्लड का, उस रूट के अकॉर्डिंग जाएगा। बट इसका लिम्फ नोड का कोई रूट नहीं है, इसको तो सिर्फ जो लेयर्स हैं वो क्रॉस करनी है इसको, तो वो किसी भी ऑर्गन में, तो सबसे जल्दी तरीके से ये लिम्फ के द्वारा, कॉमन तरीके से ब्लड के द्वारा ये फैलता है। अब आते हैं TNM। फुल फॉर्म जो इसकी है, ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस। ट्यूमर जो आपको बताया था, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। सबसे पहला अपने देखते हैं टी। यहां पे हम देखेंगे ट्यूमर ग्रोथ, कि ट्यूमर ने ग्रोथ कितना की, और इन्वेडनेस कितना एरिया इसने कवर किया, इन्वेड कितना हो गया। एन के अंदर हम देखते हैं लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, और एम होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस लिख लिया। ओके, सबसे पहले आता है टीओ। इसमें आएगा नो ट्यूमर नो ग्रोथ, नो ट्यूमर नो ग्रोथ। उसके में आता है T1 से 4, T1 to 4। यहां पे क्या होता है, ट्यूमर ग्रो करना स्टार्ट करता है, और T2 T3 T4, और यहां हो जाता है मेटास्टेसिस।
इस कंडीशन में जो मैलिग्नेंसी थी वो बिनाइन ट्यूमर के अंदर चली गई। अब यहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कैंसर सेल कौन सा है, नॉर्मल सेल कौन सा है। तो जो नेक्स्ट कंडीशन आती है TX। TX का मतलब होता है ट्यूमर कांट असेस। ट्यूमर कांट असेस। ट्यूमर कांट असेस का मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कैंसर कौन सा है, नॉर्मल सेल कौन सा है, वो सारा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो उस कंडीशन में इसको पता नहीं चलता है। ये हो गया T। अब आता है NO। अब यहां पे हम बात करें T की, जो बात की थी वो बात की थी ट्यूमर ग्रोथ की। T0 नो ग्रोथ, T1 स्टार्ट हुआ है, T3 T4 मेटास्टेसिस हो गया, और TX ट्यूमर कांट असेस, ट्यूमर का पता ही नहीं चल रहा। अब हम बात करें N वर्ड की, तो आपको TNM लिखवाया था ना मैंने, ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस। अब नोड की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो NO का मतलब है नो इन्वेड टू लिम्फ नोड। नो इन्वेड टू लिम्फ नोड। यहां पे लिम्फ नोड के साथ में कोई इन्वॉल्वमेंट उसका हुआ नहीं है, इन्वेड नहीं किया गया लिम्फ नोड को साथ में। अब आता है N1 से 4, N1 to 4। अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट लिम्फ नोड जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ में इन्वॉल्व होता है, या फर्स्ट लिम्फ नोड उस ट्यूमर को दूसरे भाग में अंदर लेके जाता है, उसको बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। सेंटिनल लिम्फ नोड। ये कौन सा लिम्फ नोड है? वो फर्स्ट लिम्फ नोड जो सेल को फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर फर्स्ट लिम्फ नोड जो दूसरे नॉर्मल सेल में लेके गया था, उस लिम्फ नोड को बोला जाता है सेनिटल लिम्फ नोड। सेनिटल लिम्फ नोड। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, विच वन इज द फर्स्ट लिम्फ नोड दैट कैरी द abnormal cell to the normal cell। तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंड राइट आंसर इज सेनिटल लिम्फ नोड। यहां पे ट्यूमर की जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट होती है, उसके बाद में N2 N3 और N4 के अंदर फाइनली यहां पे मेटास्टेसिस हो जाता है। अब बात करते हैं हम NX, नो नोड फाउंड। कोई नोड ही नहीं मिला यहाँ पे जो ट्यूमर को कहाँ से कहाँ लेके गया, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे ये चीजें खत्म हो जाती है। उसके बाद में आते हैं लास्ट TNMW का M। इसमें हो गया नो मेटास्टेसिस, नो मेटास्टेसिस। यहां पे किसी प्रकार का मेटास्टेसिस होता ही नहीं है, क्योंकि जो ये मेटास्टेसिस है ये इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ही नहीं, उससे बाहर प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर उस सेल के अंदर है ही नहीं। सपोज लीवर में हो रहा था तो ये लीवर में है ही नहीं, ये किडनी के अंदर है, तो यहाँ पे ये होने का चांस नहीं है। तो यहाँ इन्होंने बोल दिया नो मेटास्टेसिस फाउंड।
समझ आ रहा है या नींद आ रही है? अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। पानी पी के आना है, पी के आ सकते हो आप। जाना आप लोगों को? ओके। बायोप्सी नॉर्मली बॉडी में कोई भी होता है तो हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बहुत फीवर हो रहा है तो क्या टेस्ट किया जाएगा? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है। किसी की बोन में दिक्कत है, क्या किया जाएगा? एक्सरे हो गया या सीटी हो गया, या और भी कोई चीज़ है तो फिर हम कर देंगे एमआरआई। नॉर्मली ये चीज़ें की जाती है। बट कैंसर को किसी भी ऑर्गन से फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं बायोप्सी। इस टेस्ट में क्या होता है? कंफर्मेटरी रिजल्ट मिलता है। अगर कैंसर है तो पता चल जाएगा कैंसर है, कैंसर नहीं है कंफर्म हो जाएगा कैंसर नहीं है। क्योंकि ये जो बायोप्सी है बहुत सारे स्टेज है इसकी चेक करने के लिए, वो अपने इसमें काम की नहीं है, वो डॉक्टर्स के एमबीबीएस के अंदर इनका होता है, अपने यहाँ पे यूज नहीं है इसका। कंफर्मेटरी टेस्ट अब इसमें क्वेश्चन क्या बना? विच वाज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर लंग कैंसर? तो यहां पे ऑप्शन दिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी। तो क्या होगा? एमआरआई, बायोप्सी। जिसने पढ़ा है वो बोल देगा बायोप्सी, जिसने ये चीज के टच भी नहीं किया हुआ वो फिर इनमें से कोई ऐसे भी होंगे कोई महान हस्तियां जो ये भी लिख के जाएंगे, इसको भी गोला करके आएंगे। कुछ हैं जो ऐसे एक्सरे करेंगे, कुछ सीटी, कुछ एमआरआई, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो इसको बायोप्सी। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो थ्योरी पढ़ाने का मतलब ये है, पढ़ाने को आपको डायरेक्ट एमसीक्यू भी पढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर, ये आंसर, राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ये। बट वो पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, अब जब इसके क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप उसके उत्तर दे पाओगे, इसका राइट आंसर ये है। इट इज ए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस फॉर कैंसर। अब ये कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का। फॉर एग्जांपल एक चीज होती है कि किसी चीज को काट के कोई चीज निकालना, एक चीज होती है ऐसी कोई चीज अंदर डालो कि जो चीज निकालना तो टिश्यू का छोटा सा पार्ट ही होता है ना एग्जामिन करने के लिए, तो फिर उसको काटना क्यों? पहले ये काटो, फिर वो ऑर्गन में काटो, काट के वो निकालो। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एस्पायरेशनल बायोप्सी। एस्पायरेशनल बायोप्सी में एक बायोप्सी गन होती है, जिस ऑर्गन से भी जो सेल टिश्यू निकालना होता है उसके ऊपर उसको क्लीन करके पूरी डिसइंफेक्ट प्रोसीजर के द्वारा उस गन को उसके अंदर मारते हैं। उस गन के अंदर से एक ब्लेड टाइप की चीज निकलती है, वो उस ऑर्गन में जाती है, वहां से वो टिश्यू लेके वापिस आ जाती है। इसको बोलते हैं एस्पायरेशनल बायोप्सी। एक होती है इंसिजनल बायोप्सी। ट्यूमर बहुत बड़ा है, इंसिजन किया, ट्यूमर का छोटा सा टुकड़ा जो है
वो निकाल लिया उसके बायोप्सी करने के लिए। उसके बाद में आती है एक्सीजनल बायोप्सी। एक्सीजनल बायोप्सी ये है 4th स्टेज के अंदर है। अब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल किसी को थ्रोट में कैंसर है, पूरा स्वेलिंग है, ट्यूमर, कईयों को आपने देखा होगा इतना बड़ा ट्यूमर होता है, वो कैंसर होता है। अब उस स्टेज में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब उस स्टेज में क्या हो सकता है, उनकी हेल्प हो सकती है। हेल्प किस प्रकार से हो सकती है, एक्सीजन प्रोसीजर के द्वारा उस पूरे के पूरे ट्यूमर को ही बाहर निकाल दो। हालांकि उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, बट उस पर्सन को कुछ तो कंफर्ट मिलेगा ना, सांस आराम से ले पाएगा, मूवमेंट गर्दन की जो है वो आराम से हो पाएगी, तो उसको बोलते हैं एक्सीजनल बायोप्सी। तो अब हम ही करेंगे इसके टाइप। अब इसमें से पूछा जा सकता है बायोप्सी गन के द्वारा कौन सी बायोप्सी की जा सकती है, तो संतो कैसे भी बनाया जा सकता है। तो बायोप्सी गन के द्वारा भी ये की जाती है। फाइन नीडल बायोप्सी कौन सी है, उसको भी फाइन नीडल बायोप्सी भी इसी को बोला जाता है एस्पायरेशनल बायोप्सी। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये एस्पायरेशनल बायोप्सी है, ये इनसीजनल बायोप्सी है। इंसीजन मारा, उस ट्यूमर का आधा पार्ट काट के हमने बाहर निकाल दिया। एक्सीजनल ट्यूमर बहुत बड़ा था, ट्रीटमेंट कोई हो नहीं सकता, बट थेराप्यूटिक मैनेजमेंट किया जा सकता है ताकि कंफर्ट को, पेशेंट को कुछ कंफर्ट हो। तो क्या करेंगे, पूरे के पूरे ट्यूमर को ही बाहर निकाल दो, ताकि ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ बट पेशेंट को कुछ राहत वहां पे मिलेगी। तो अब पूछा यह जा सकता है ऐसी कौन सी बायोप्सी है कि 2 से 4 बार मल्टी स्टेजिंग बायोप्सी कौन सी है, जो 2 से 3-4 बार की जा सके, ऐसी बायोप्सी कौन सी है। तो ऐसी बायोप्सी है ये वाली, 2 से 4 बार की जा सकती है और इसको मल्टी स्टेजिंग बायोप्सी भी इसको बोला जाता है। समझ आ गई। अब एक चीज है, पूछा जाएगा विच बायोप्सी कौन सी होती है। विज का मतलब होता है ट्यूमर के किसी के ट्यूमर के छोटे पार्ट को विज बोला जाता है। अगर कोई ट्यूमर है उसको छोटा सा पार्ट काटेंगे उसको विज बोला जाता है। तो इस बायोप्सी में क्या करते हैं, ट्यूमर बहुत बड़ा है, उसका स्मॉल पार्ट जो है ट्यूमर का वो रिमूव करते हैं, स्मॉल विज उसका रिमूव करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है विज बायोप्सी।
वो भी इसको बोला जाता है। उसके बाद में आता है एक्सीजनल बायोप्सी। अगर आप पूछा जाए, अब क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, देयर इज ए पेशेंट नेम मिसिज संतोष कुमारी, एज 56 ईयर ओल्ड, लीवर कैंसर स्टेज 4, ट्यूमर साइज 5.6 mm, व्हाट इज द थेराप्यूटिक मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट। और वहां पे कुछ चीजें दी गई होगी, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, इंसीजनल बायोप्सी, एक्सीजनल बायोप्सी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एक्सीजनल बायोप्सी, क्योंकि इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो डिजीज है वो डिजीज रहेगी, वो अपनी जगह पे है, बट पेशेंट की जो डिस्कम्फर्ट जो है वो आप दूर कर सकते हो थेराप्यूटिक मैनेजमेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिया, किसी के थ्रोट में बहुत बड़ा ट्यूमर है, अब उसका ट्रीटमेंट नहीं है, सही नहीं हो सकता, बट थेराप्यूटिक मैनेजमेंट करने से उसको कुछ राहत मिलेगी कि उसकी मूवमेंट ठीक हो जाएगी, उसका अपीयरेंस ठीक हो जाएगा, सांस लेने में उसको आसानी रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। समझ आया? नेक्स्ट, उसके बाद में सीटी है, एमआरआई है, उसके बाद में आ गया आपका कोलोन के अंदर कैंसर होता है, अगर उसको कोलोनोस्कोपी किया जाता है, सैंपल लेने के लिए यहाँ पे बायोप्सी करने की जरूरत नहीं होती। कोलोन में अगर कैंसर है, उसके बाद में रेक्टम में अगर कोई कैंसर होता है किसी प्रकार का, तो इसमें सिग्मोइडोस्कोपी जो है वो की जा सकती है, और प्रोक्टोस्कोपी जो है वो की जा सकती है, एंडोस्कोपी होती है वो की जा सकती है, ब्रोंकियोस्कोपी होती है, वो की जा सकती है। ये जो भी स्कोपी करते हैं तो वो एक स्कोप होता है जिसमें कैमरा कुछ चीजें इसके अंदर लगी होती है, तो इस कंडीशन में अगर इन जगह पे हुआ है तो यहाँ पे अगर बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है, सैंपल लेना है तो स्कोप के द्वारा एक तो कोलोन को देखा जाएगा, साथ में उसका सैंपल भी साथ साथ में ले लिया जाएगा, तो सैंपल का भी काम हो गया और कोलोन को भी देखा गया। एक अगर ब्लाडर के अंदर किसी का एंडोस्कोपी अपर जीआई के लिए किया जाता है, जीआई का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के अंदर अगर कुछ है तो किया जाता है। ब्रोंकियोस्कोपी लंग्स के लिए किया जाता है, ब्रोंकियोस्कोपी, इसलिए इसको ब्रोंकियो बोला जाता है क्योंकि लंग्स के अंदर ब्रोंकियो पाई जाती है, तो इसको ब्रोंकियो बोल दिया। स्कोपी का मतलब होता है किसी चीज को दूर से देखना। अब मान लो मुझे उस रूम में यहां से देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा, स्कोप होगा बहुत बड़ा, वायर होगी उसके साथ में, वो वायर उधर डालते रहेंगे, वहां से मैं देख, इसलिए इसको स्कोपी बोला जाता है। ब्रोंकियो लंग्स के बारे में तो ब्रोंकियोस्कोपी, वैसे स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसको स्कोपी बोलते हैं। और बाकी फिर आगे से आगे इनके जो नाम जो है वो डिस्क्राइब कर दिया गया है। हो गया इतना?
नेक्स्ट, कुछ ट्यूमर मार्कर्स आते हैं, ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर को फाइंड आउट करने के लिए एक मार्कर है जिनको ट्यूमर मार्कर बोला जाता है। ये कैसे किए जाते हैं? कुछ स्पेसिफिक एजेंट होते हैं, एजेंट का मतलब कुछ मेडिसिन टाइप में, यहाँ पे एजेंट को वो बोला जाता है, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जिसको एजेंट बोला जाता है। जैसे कि CEA है, लीफाफिटोप्रोटीन होता है, एक होता है CEA, एक होता है लिफोफिटा प्रोटीन। एक होता है BRCA, BRCA। ये क्या करते हैं? आईवी लाइन के द्वारा, आईवी लाइन इंट्रावीनस, आईवी लाइन के द्वारा ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये कुछ समय के बाद में उस ब्लड को दोबारा से सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल के अंदर ट्यूमर, जहाँ पे ट्यूमर प्रेजेंट है उसकी लोकेशन का पता चल जाता है कि ट्यूमर की लोकेशन कहाँ पे है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, लीवर में है, किडनी है, गॉल ब्लैडर इस डक्ट में है, तो इसको ट्यूमर मार्कर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हो गया सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल बहुत सारे प्रकार की सर्जरी है तो इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। सबसे पहली आती है प्रोफिलैक्टिक सर्जरी। अगर एग्जाम में पूछा जाए बिफोर कैंसर कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाएगी तो वो प्रोफिलैक्टिक है। थोड़ा सा भी एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ ग्रोथ हो रही है तो उस एरिया के जितने भी सेल हैं उनको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कैंसर होने से पहले की सर्जरी, प्रोफिलैक्टिक। उसके बाद में आता है क्यूरेटिव सर्जरी। क्यूरेटिव सर्जरी, स्मॉल ट्यूमर ग्रोथ हैज बीन रिमूव्ड बाय सर्जरी। स्मॉल ट्यूमर ग्रोथ रिमूव, थोड़ा सा भी ट्यूमर था उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया गया।
नेक्स्ट आता है साइटो रिडक्टिव सर्जरी। साइटो रिडक्टिव सर्जरी। इस कंडीशन में क्या होता है, ट्यूमर का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, तो ट्यूमर को काट के बाहर निकालते हैं, तो इसलिए इस सर्जरी को बोलते हैं डी बल्किंग सर्जरी। डी बल्किंग सर्जरी। क्वेश्चन ये बनता है विच वन इज द डी बल्किंग सर्जरी। तो अगर बोलेगा विच वन इज द डी बल्किंग सर्जरी तो ये साइटो रिडक्टिव सर्जरी। अगर बोलेगा विच वन इज साइटो रिडक्टिव सर्जरी तो आप बोलोगे डी बल्किंग सर्जरी। एक क्वेश्चन से 2 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछेगा कैसे भी पूछ सकता है वो, बट चीजें वो यही रहेगी। इस कंडीशन में क्या होता है कि क्योर नहीं हो सकता वो ट्यूमर, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इस कंडीशन में क्या करते हैं, पूरे के पूरे ट्यूमर को चक्के बाहर निकाल देते हैं, पूरे के पूरे ट्यूमर को। अब ऐसा किस केस में किया जाता है, आपको ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपको ये सर्जरी देखने को मिलेगी। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में जिस ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल चुका है कि कुछ हो नहीं सकता, ट्रीटमेंट चांस ही नहीं है ट्रीटमेंट करने का, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पूरे के पूरे ब्रेस्ट को ही निकाल के उस ट्यूमर समेत उसको निकाल देते हैं। तो इसी को डीबल्किंग और साइटो रिडक्टिव सर्जरी भी इसको बोला जाता है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ, पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी ये सर्जरी कब परफॉर्म की जाती है, कोई क्योर नहीं हो सकता उस ट्यूमर का। अगर पर्सन को बचाना है कि वो कुछ समय और तक जीवित रहे, तो जिस ऑर्गन के अंदर ये है ट्यूमर, उस ऑर्गन का कुछ पार्ट भी साथ में निकाल जाता है। सम पार्ट ऑफ ऑर्गन हैज बीन रिमूव विद ट्यूमर, इसको बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिकंस्ट्रक्टिव और रिहैबिलिटेटिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव और रिहैबिलिटेटिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्ट और रिहैबिलिटेट का मतलब होता है जैसे पहले था उसको वैसे ही बनाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई फीमेल है, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, उसका ब्रेस्ट रिमूव कर दिया क्योंकि वो करना जरूरी था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। अब क्या है कि अब वो सोसाइटी में जाएगी तो उसको फोबिया रहेगा कि लोग मेरे बारे में देख के बात करेंगे, लोग हंसेंगे, ये चीज़ें होती है, मेल फीमेल दोनों के साथ में होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करेंगे उस फीमेल लेडी की, उसी की बॉडी का कुछ पार्ट, ब्रेस्ट जहाँ पे था वहाँ पे उसको डिजाइन किया जाएगा एज ए ब्रेस्ट, कि वो लेडी जब चलेगी तो किसी को लगेगा नहीं कि इसका ब्रेस्ट रिमूव किया गया था। इसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव
और रिहैबिलिटेशन सर्जरी। रिहैबिलिटेशन किसी को दोबारा से उसी नॉर्मल लाइफ में लाना, उसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। और रिकंस्ट्रक्टिव किसी को दोबारा उसी रूप के अंदर लाना, उसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोला जाता है। ठीक है, तो फिर आज हमने ऑन्कोलॉजी बिनाइन हो गया, वार्निंग साइन, ग्रेडिंग, स्टेजिंग, TNW, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सर्जिकल प्रोसीजर रह गया। डायग्नोसिस तक अपना हो गया नहीं? यहां तक आपका कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, थैंक यू वेरी मच।